ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। बोलो भाई, गुड मॉर्निंग बोलो। हाँ भाई, ऑनलाइन में भी तनिष्का और ऋषिका, गुड मॉर्निंग गाइस। हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रही क्योंकि अभी मैंने स्क्रीन चालू ही नहीं की। तनिष्का दिखने लग जाएगी, डोंट वरी। अरे बात नहीं भाई, तुम बात क्यों कर रहे हो यार पीछे? बात करने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो हमारा FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। अरे शांति। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हम लोगों ने सेक्शन नंबर 1, मतलब नाम से लेकर के तो सेक्शन नंबर 40 तक, पेनल्टीज तक का बात हमने इसके अंदर किया। फिर बाद में कुछ FCRA अमेंडमेंट वगैरह की बातें भी हमने इसके अंदर की। क्वेश्चंस हम लोगों ने सैटरडे के दिन देखे नहीं थे, तो आज क्वेश्चंस देखेंगे और फिर उसके बाद उन क्वेश्चन के आंसर भी साथ साथ में ही लिख लेंगे। स्क्रीन, एक मिनट। कितने लोग हैं जो ग्रुप में एडिट नहीं है अभी? टेलीग्राम ग्रुप जो बना है ग्रुप 2 का, उसमें बस दो चार, बाकी सब एडिट हैं ऑलरेडी। ठीक। बाकी लोग भी भाई, वो जो नंबर था गार्जियन वाला, उस नंबर पे मैसेज कर देना, ठीक है? नंबर सेम है, गार्जियन अलग है बस। चलो, तो आंसर्स लिखेंगे भाई साथ साथ में आज हम लोग, चैप्टर नंबर FCRA वाले के। इनके रिलेटिव दे सकते हैं इनको। सेक्शन 4 में एक्सेप्शन है रिलेटिव से, इन लोगों को रिसीव करना अलाउड है।
तो जो लोग पूरा वीक अटेंड किए हैं उनसे ही बात करूंगा, बाकी लोग सिर्फ देख देख के आंसर्स लिखेंगे। चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया है और अब हम पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को चलता हूं लेकर के रीसेंट पेपर के ऊपर, जो दिसंबर 25 का पेपर हुआ था अभी 10-15 दिन पहले, उसी में इस चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन आया है देखते हैं। क्वेश्चन बैंक आप लोगों के पास में अवेलेबल है, लाए तो नहीं होंगे, लानी भी नहीं थी, वो तो ऐसे ही दिए बस मैंने घर पे रखने के लिए, एसबीएल जैसे। तो यूज अपन यहीं से करेंगे इसको। देखो, दिसंबर 2025 मतलब जो अभी एग्जाम हुई उसका क्वेश्चन, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हु हैज बीन ग्रांटेड, क्या करें मन लगाने के लिए, गाना वाना गवाएं या किसी से कि तुम नाचोगे। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हु हैज बीन ग्रांटेड सर्टिफिकेट टू रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन। एबीसी लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को एफसीआरए का सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन मिला है कि वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकती है। receives foreign contribution for admin purpose but it invests the whole amount of contribution in the mutual funds। क्या बोल रहे हैं, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड जिसे सर्टिफिकेट मिला है कि वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकती है, उसने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, पर उसे इन्वेस्ट कहां पर कर दिया, होल ऑफ द अमाउंट इन द म्यूचुअल फंड्स। डिस्कस वेदर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कैन डू सो, क्या एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ऐसा कर सकती है या नहीं। ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ रेस्ट्रिक्शन टू यूटिलाइज द फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर एडमिन पर्पस एज पर सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 में अपन ने पढ़ा था रेस्ट्रिक्शन टू यूटिलाइज द फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, केस स्टडी के नाम पर सिर्फ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड डाल पाए, बाकी कुछ भी नहीं पूछ पाए। डायरेक्ट क्वेश्चन है सेक्शन नंबर 8 का। बताओ इसके अंदर दो चीजें, बोलो कौन कौन सी। 20% से ज्यादा एडमिन पर्पस में यूज नहीं कर सकते, और स्पेकुलेटिव बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना भी अलाउड नहीं होता है। जिस पर्पस के लिए ये रिसीव किया उसी पर्पस में यूटिलाइज करना पड़ेगा, और रिसीव सिर्फ डेफिनेट पर्पस के लिए ही किया जा सकता है, उनके अलावा किसी और पर्पस के लिए नहीं। एक लाइन और भी गलत है यहाँ पर, रिसीव द फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर एडमिन पर्पस, सिर्फ एडमिन पर्पस के लिए फंड यूटिलाइज थोड़ी कर सकते हैं आप, पूरा 100% एडमिन पर्पस में यूज नहीं कर सकते। इन्होंने क्या लिखा है कि रिसीव एडमिन पर्पस के लिए किया और यूटिलाइज कहां किया, स्पेकुलेटिव पर्पस में। तो हम बोल रहे हैं कि वहां यूटिलाइज करना तो गलत है ही सही, यहां पूरा 100% रिसीव करना भी गलत। आप मेन पर्पस के लिए यूज करेंगे उसको, और उसमें से मैक्सिमम 20% कहा जा सकता है एडमिन पर्पस में, और बचा हुआ तो कहां करना पड़ेगा, मेन बिजनेस में। और स्पेकुलेटिव में कितना अलाउड है, 0। स्पेकुलेटिव में 0, एडमिन में कितना अलाउड है, 20%, और 20 से ज्यादा चाहिए हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन लेने के बाद में आप ऐसा कर सकते हैं। याद आई बात, ठीक। बस ये 5 नंबर में पूछा था भाई अभी 10 दिन पहले, कितना आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। चल लिखते हैं इसका आंसर। चलो भाई तुम लोग सिर्फ ऐसे ही हेडिंग डाल दो, दिसंबर 2025 क्वेश्चन, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को जो क्वेश्चन बैंक दी है उसके अंदर ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जब आपको क्वेश्चन की जरूरत पड़े तो क्वेश्चन बैंक में से देख सकते हैं आप लोग। चलो लिखे भाई, आंसर लिखेंगे साथ साथ में। लाइट बंद करना है, कौन सी वाली, चलो लिखो भाई।
अकॉर्डिंग टू लिखना सभी को है, जिसका पहला दिन हो, दूसरा दिन हो या 0 डे हो, कोई सा भी दिन हो, लिखना सबको है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 ऑफ according to section 8 of foreign contribution regulation act 2010, foreign contribution received under this act shall be utilized only for the purpose shall be utilized only for the purpose for which it is received, ब्रैकेट में definite purpose. Related to social welfare. Shall not be utilized for shall not be utilized for any speculative business. And third, चाहो तो यहां पर एंड भी लिख दो, एंड shall not defray का मतलब प्रोवाइड, shall not defray shall not defray more than 20% to meet administrative expense unless prior permission is obtained from central government, unless prior permission is obtained from सेंट्रल गवर्नमेंट. जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ना ले लो तब तक तो 20% ही यूज कर सकते हैं. For the purpose of this section, speculative business shall mean business which has higher risk and includes म्यूचुअल फंड, और म्यूचुअल फंड को स्पेकुलेटिव पर्पस में इंक्लूड किया जाएगा. Accordingly, ABC Private Limited
अकॉर्डिंगली स्क्रीन नहीं दिख रही अभी भी, 1 मिनट, क्या दिक्कत है यार ये। एक मिनट रुकना भाई, ये हो गया वैसे कंप्लीट। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, बात मत करो भाई। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कैन नॉट इन्वेस्ट एनी अमाउंट cannot invest any amount in speculative business and shall not utilize more than 20% to meet off एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। बोलो, बराबर बात। लिखना है क्या? ऑफ कोर्स लिखना है, तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं ये स्टार्टिंग से। हाँ स्टार्टिंग से, ये तुम्हारी बात बराबर है कि स्टार्टिंग से दिखा दूं मैं एक बार। ये लो, पर कैसे लिखोगे इतना सारा, छूट गया है तो एक काम करो, दोनों तीनों 2 पेज छोड़ दो। एक ही पेज में आ गया, एक ही पेज छोड़ना है भाई, आधा पेज लिखा नहीं तुमने। चलो एक पेज छोड़ने का बोल रहे भाई, एक ही पेज छोड़ो। बोलो, क्या इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन? आसान क्वेश्चन, 5 मार्क्स का, हर बार एग्जाम में आता ही है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब जून 25 के एग्जाम में। ये देखो भाई, ये जून 2025 के एग्जाम में 5 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? अंडर व्हाट सर्कमस्टांस कैन द सेंट्रल गवर्नमेंट कैंसल द सर्टिफिकेट ग्रांटेड अंडर सेक्शन 2। अरे भाई 2 नहीं, 12। अंडर व्हाट सर्कमस्टांस कैन द सेंट्रल गवर्नमेंट कैंसल द सर्टिफिकेट ग्रांटेड अंडर सेक्शन 12 फॉर रिसीविंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन अंडर द एफसीआरए एक्ट 2010। सेक्शन नंबर 12 के हिसाब में जो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया था,
उसे कब कैंसिल कर सकते हैं? बोलो यार, याद है तुम लोगों को? सेक्शन बोलो सबसे पहले तो। सेक्शन 12 नहीं, ये जो 12 बोल रहे हैं ना, तुम नहीं आए इसलिए ऐसा बोल रहे हो। 14, 12 में तो सर्टिफिकेट मिलता है, कैंसिल कहाँ होता है बेचारा? 14 में। और 14 में अब हमें बताना है कि लाइसेंस क्यों कैंसिल किया जा सकता है। ये कौन से अटेम्प्ट का है? जून 2025। अब जून 2025 के अंदर अपन पढ़ेंगे या लिखेंगे मतलब कि क्यों लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई केस स्टडी नाम का कुछ नहीं। चल देखते हैं इसको। आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में, देखा तुम लोगों ने? हर सब्जेक्ट में कुछ कुछ तो डायरेक्ट आते ही है ना भाई, यहां भी आते हैं, इस चैप्टर में से डायरेक्ट ही आएगा। लिखो। परसुएंट टू सेक्शन, परसुएंट का मतलब होता है अकॉर्डिंग। तो परसुएंट टू सेक्शन 14 ऑफ एफसीआरए, ये एफसीआरए जैसा तुमको नहीं लिखना, तुमको पूरा लिखना है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। परसुएंट टू सेक्शन 14 ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, लाइसेंस license granted to an person under, license granted to an person अंडर क्यों लिखा तुमने? मैंने लिखा ही नहीं अभी तक। Pursuant to section 14 of the foreign contribution regulation act 2010, license granted to an person to receive foreign contribution can be revoked, cancelled, revoke मतलब cancelled, if holder of certificate if holder of certificate has made false or incorrect statement एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के समय पर अगर तुमने कोई झूठ वूठ बोला होगा तो लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। holder has violated any provision of this act, इन सब के बीच में और है, हाँ यहां पर और आएगा, यहां पर और आएगा, और होल्डर holder has violated terms and conditions over which registration has been granted, or in the opinion of central government
or in the opinion of central government, it is necessary to revoke the license इन पब्लिक इंटरेस्ट, और पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि लाइसेंस जो है वो रिवोक ही कर देना चाहिए। और बालकुन याद दिला तुम लोगों को कि यहां क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का नहीं। और द होल्डर हैज or the holder has not engaged in any reasonable activity or has become defunct. Defunct, just opposite of functioning. For the period of 2 years. चलो एक और शब्द लिखता हूं, 2 कंसेक्यूटिव, लगातार। लिखोगे नहीं क्या? आधा मार्क्स कट जाएगा, ठीक है ना? ठीक है। हालांकि however before cancelling the registration, an applicant shall be given reasonable opportunity of being heard. कुछ भी करने से पहले become के बाद क्या लिखा है? become कहां लिखा है? become defunct. defunct is just opposite of functioning. जो काम कर रहा है उसे हम बोलते हैं कि ये फंक्शनिंग है। कैलकुलेटर ये अभी फंक्शनिंग है, और कैलकुलेटर काम करना बंद कर देते तो कैसा बन गया है? डिफंक्ट। तो अगर ये वाला कैलकुलेटर, मतलब ये लोग 2 सालों से काम नहीं करें तो इन्हें क्या बोलेंगे? डिफंक्ट हो गए ये लोग। बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? ऐसा कोई खतरनाक क्वेश्चन जो नहीं आ रहा हो? बिल्कुल आसान। 2 अटेम्प्ट हुए, अभी कितने बचे? 3 क्वेश्चन और। जून 25 के बाद हम कहां जाएंगे अब? दिसंबर 24। ये रहा दिसंबर 24 की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। ये इधर से मैंने कॉपी किया, ये इधर पेस्ट किया। ये देखो भाई, अरे बात नहीं करना है भाई। क्वेश्चन देखो इधर, व्हाट इज अ फॉरेन कंपनी? फॉरेन कंपनी माने क्या? एंड व्हाट आर द कंडीशन टू रिसीव द फॉरेन कंट्रीब्यूशन? 2 चीजें पूछी 5 मार्क्स में। पहले तो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन अपने सैटरडे को जाते जाते देखी थी कि फॉरेन कंपनी मतलब वो कंपनी जो कंपनी से 2013 में डिफाइंड हो एज अ फॉरेन कंपनी, या कोई मल्टीनेशनल कंपनी, या ऐसी कोई कंपनी जो अब्रॉड में रजिस्टर्ड हो, या फिर कोई फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी, या उसका कोई रजिस्टर्ड ऑफिस। इन सबको क्या बोलते हैं? फॉरेन कंपनी। 2 मार्क्स की। 3 मार्क्स की क्या है? कंडीशन। व्हाट आर द कंडीशंस टू रिसीव द फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाय अ PRI, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया? इंडिया का कोई आदमी अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना चाहता है तो क्या कंडीशंस होती है? बताना जरा कंडीशंस। मस्ट हैव अ डेफिनेट प्रोग्राम रिलेटेड टू आर्ट, कॉमर्स, साइंस, एजुकेशन, मतलब सोशल वेलफेयर। दूसरा, मस्ट हैव ईदर FCRA रजिस्ट्रेशन और प्रायर परमिशन। और तीसरा, मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन नंबर 3। बस कितने मार्क्स? 5। चल
लिखो इसको, आसान क्वेश्चन। वैसे आप लोगों को याद तो है ना कि कल टेस्ट है इसका, मंगलवार है, ये तो याद है ना, तो टेस्ट है ये कैसे याद नहीं है। चलो लिखेंगे भाई, इसका आंसर लिखेंगे। फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी, फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी और एसोसिएशन चलो प्रखर उठो वहां से, गौरवी बाहर निकलने दो उसको। अदिति, फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी और एसोसिएशन विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड इंक्लूड्स, पहले तो उन्होंने बता दिया कि वो कोई भी कंपनी या एसोसिएशन जो इंडिया के बाहर बनी है वो क्या है, फॉरेन कंपनी। फिर हमें भोंदू समझ करके कुछ एग्जांपल दिए, इंक्लूड्स, कि इन लोगों को फॉरेन कंपनी ही मानना है। पहला, अ फॉरेन कंपनी as defined under section 2 clause 42 of Companies Act 2013, any subsidiary of such a foreign company registered office of foreign company मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसी, और फिर दो लाइन लिखेंगे एमएनसी की तारीफ में। एमएनसी मीन्स अ कंपनी which has subsidiary, branch or place of business in two or more countries or carries on business और कैरीज ऑन बिजनेस इन टू और मोर कंट्रीज, ऐसी कंपनी को मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। वो एक्चुअली क्या है, मॉड्यूल में साथ में दिया हुआ है कि जहां फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन है वहां एमएनसी को डिफाइन किया है। और आपको तो पता ही है कि सजेस्टेड आंसर सिर्फ कॉपी पेस्ट होते हैं, तो जो मॉड्यूल में दिया है एज इट इज कॉपी करके पेस्ट करते हैं। तो भले ही पूछा फॉरेन कंपनी हो पर मल्टीनेशनल कंपनी नहीं लिखा तो आधा मार्क्स काट लेंगे। अब लिख रहे हैं अपन एलिजिबिलिटी।
एलिजिबिलिटी कंडीशन, टू रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन। वो क्या कंडीशन है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी अगर आपको क्या रिसीव करना हो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना हो तब। तो सबसे पहला entity must have a definite program related to culture, economy, religion, sports, health, social welfare, charitable purpose, etc. Second, must obtain FCRA registration or prior permission from central government। ऐसा मत लिखना, तुम पूरा लिखो, चलो, अंडर सेक्शन 12। जब एग्जाम में समय कम हो तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, U/S चलता है। मस्ट ऑब्टेन FCRA रजिस्ट्रेशन और प्रायर परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन नंबर 12। और तीसरा, यहां पर भी लिखो एंटिटी। ये चलो, एंटिटी से अच्छा शब्द है पर्सन, और इसको भी एंटिटी को काट करके पर्सन लिख दो। एंटिटी में भी गलत नहीं है, पर ज्यादा अच्छा शब्द है पर्सन, क्योंकि पर्सन इंक्लूड्स एवरीवन, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, LLP सब आ जाएंगे, एंटिटी में भी आ जाएंगे, पर फिर भी ज्यादा अच्छा वर्ड है पर्सन। पर्सन मस्ट हैव अ डेफिनेट प्रोग्राम रिलेटेड टू कल्चर, इकोनॉमी, सोशल। पर्सन मस्ट ऑब्टेन FCRA रजिस्ट्रेशन और प्रायर परमिशन एंड, यहां पर एंड लिखो, यहां पर एंड लिखो। एंड लिखने का मतलब क्या, कि तीनों कंडीशन फॉलो करना जरूरी है। तीसरा, पर्सन person must not be prohibited under person must not be prohibited under section 3 of FCRA 2010। बोलो बोलो, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, बोलो, लिख लो पहले, चलो। पीछे कोई दिक्कत, हिताक्षी एंड द ग्रुप, कोई समस्या नहीं, क्लियर, बराबर यहां तक बात। ये कौन से अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, दिसंबर 24। तो अब कौन सी एग्जाम में ढूंढेंगे हम, जून 24 कि क्या जून 24 में कोई क्वेश्चन आया हुआ है, पक्का आया हुआ है। ये रहा, हर एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है भाई। पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो भाई साथ में। गामा, ये रहा गामा। गामा इज अ रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब इंडिया का आदमी है कौन, गामा, एंड अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ही इज गोइंग टू रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम US
अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट से उसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलने वाला है। एक्सप्लेन द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, मतलब मीनिंग लिखना है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन समझानी है। एंड द कंडीशन अंडर विच ही कैन रिसीव सच फॉरेन कंट्रीब्यूशन, जो कंडीशन अभी लिखी हमने वही वाली वापस से लिखेंगे अभी, ठीक है। तो पहले फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिखेंगे, वो कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का, और कंडीशन कितने मार्क्स की, 3। इसीलिए मैंने आपको जब पढ़ाया था तब बोला था कि 2 बार एग्जाम में आ चुका है और 2 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स में आया है, जून में आया फिर वापस दिसंबर में भी उसको पूछ लिया। लिखते हैं चलो इसका आंसर। क्या हुआ भाई मधुर? सेम लिख के खत्म करूं, ऐसे ही अपन खत्म ना हो जाए अभी, क्या पता अभी तुम्हारी कॉपी चेक हो ही रही हो कंपनी लॉ की इसी समय, वो सेम लिख करके खत्म कर दे। ऐसा अपने को नहीं करना भाई, अपने को सब लिखना है। सेम लिख करके पुराने वाले लेक्चर ही दे देता, नहीं ना यार, मजा नहीं आया। चलो लिखो भाई, फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिखेंगे। और क्या ऐसे लिखवा दूंगा तो क्या पता मैं भी अपनी जून की तैयारी कर लूं साथ साथ में। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेफर्स टू, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेफर्स टू एनी डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफर। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेफर्स टू एनी डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफर of any article, currency or security from a foreign source into India। जब कोई भी डोनेशन होता है या फिर डिलीवरी होती है या फिर ट्रांसफर होता है किसी भी आर्टिकल, करेंसी, सिक्योरिटी का, कहां से, फॉरेन सोर्स से, कहां पर, इंडिया में, तो उसे क्या बोलते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ये हो गया फॉरेन कंट्रीब्यूशन खत्म। अब लिखेंगे वापस से क्या, कंडीशंस। कंडीशंस टू रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन। पहला, पर्सन मस्ट हैव, कोई भी सेम नहीं लिखेगा, पूरा लिखेगा। पर्सन मस्ट हैव डेफिनेट प्रोग्राम related to culture, economy, arts, religious, social welfare, etc। दूसरा, person must have either FCRA registration or prior permission, and तीसरा,
पर्सन person must not be prohibited under section 3 of FCRA 2010 to receive foreign contribution। और आपको सेक्शन 3 में प्रोहिबिट नहीं करना चाहिए। एक लाइन और लिखेंगे, ये ऊपर वाले आंसर में भी लिखी जा सकती है कंडीशन के बाद। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन पर्सन शेल मीन एंड इंक्लूड, पर्सन शेल मीन एंड इंक्लूड इंडिविजुअल, LLP, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, सोसाइटी, ट्रस्ट, और एनी अदर एसोसिएशन। इस तरह की लाइन जब आप लिखते हैं आंसर में तो इससे पता चलता है कि आपने एक थरो रीडिंग करी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो 3 कंडीशन ही थी, पर अगर ये भी आप लिखते हैं तो पता चलता है कि आप पूरा पढ़ करके आए हैं। इंडिविजुअल के बाद LLP, LLP के बाद कंपनी, कंपनी नहीं पढ़ पा रहे, कंपनी में तो दिक्कत आ गई, ये लो वापस लिखता हूं, ठीक है। बोलो, लिखा क्या? लिख लिया? लिखो यार, लिखो, आराम से लिखो। अभी 2 आंसर और लिखेंगे। बोलो भाई, डन यहां तक कि लिख रहे हो अभी तक? लिखो 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 यार, लिखो। दो लोग और का है। चलो, ये हुआ कौन से अटेम्प्ट का? जून 24 का। चलते हैं पीछे, दिसंबर 23, ये रहा। देखो भाई, क्वेश्चन पढ़ू। अमित, a director of a public limited company was on a business trip to USA। अमित एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर था, वो यूएसए गया था बिजनेस ट्रिप पे, और सडनली ही डेवलप्ड चेस्ट पेन, छाती में दर्द हुआ एकदम से, एंड was provided medical treatment in the hospital, the fund for which were provided by one John, a US national who happened to be his friend। बिजनेस ट्रिप पे बाहर घूमने गया, वहां पर एकदम से दर्द हुआ, अस्पताल में ले गए और बोला कि इलाज का पैसा तुम नहीं दोगे, तुम हमारे यहाँ पर आए हो तो पैसा कौन देगा? जॉन। जॉन कौन है? अमेरिका का एक सिटीजन जो किसका दोस्त है? अमित का। तो उसने बोला भाई यहाँ पे आए हो ना, पैसा मेरी तरफ से। डिड अमित वॉयलेट द प्रोविजन ऑफ FCRA? क्या अमित ने कोई गलती कर दी? क्या अमित ने कोई गलती कर दी है फॉरेन हॉस्पिटलिटी लेकर के? क्यों?
क्योंकि डायरेक्टर ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी रेस्ट्रिक्शन में कवर ही नहीं होता है। सेक्शन नंबर 6 था रेस्ट्रिक्शन अपॉन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटलिटी, तो वो रेस्ट्रिक्शन सिर्फ कुछ पर्सन्स पे लगती है, और उन कुछ पर्सन में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर नहीं आता है। वहां पर सिर्फ कौन आते हैं? एमपी, एमएलए, जजेस, पब्लिक सर्वेंट, पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस बियरर्स, और गवर्नमेंट की ऐसी कोई एंटिटी जो कंट्रोल होती है गवर्नमेंट द्वारा, उसके एम्प्लॉइज इसके अंदर कवर होते हैं। तो वहां पर कोई भी, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वैसे ही कौन सी होती है? पब्लिक कंपनी। तो किसी पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर होने की वजह से आप सेक्शन 6 के अंदर फॉल नहीं करेंगे, और आप क्या कर सकते हैं? फॉरेन हॉस्पिटलिटी रिसीव कर सकते हैं बिना कोई परमिशन लिए। आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लीकेबल होगी ही नहीं। तो थोड़ा सा इसे आप कह सकते हैं फिर भी क्या है कि ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा तो नहीं, पर ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इसे माना जा सकता है। बाकी सारे क्वेश्चन जो अभी तक आए थे वो तो सारे कैसे ही थे? डायरेक्ट क्वेश्चन थे। ये वाला फिर भी केस स्टडी के रूप में इसे गिना जा सकता है। वैसे जो सिलेबस 2017 हुआ करता था, फिर सिलेबस 2022 आया। सिलेबस 2022 अप्लीकेबल हुआ था दिसंबर 23 की एग्जाम में। कौन सी एग्जाम में? दिसंबर 23। और दिसंबर 23 के अटेम्प्ट में दो एग्जाम्स हुए थे। सिलेबस 2017 वाला भी उस समय चलता था और 2022 वाला भी चलता था। ये जो क्वेश्चन है ये सिलेबस 2017 में आया था, मतलब ओल्ड स्कीम जब अप्लीकेबल थी उस समय पर इस चैप्टर में से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन शायद आते थे। दिसंबर 23 की न्यू स्कीम का जो क्वेश्चन है वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन है सेक्शन 5 का, अभी वो भी लिखेंगे इसके बाद। ये कौन सी स्कीम का है? ओल्ड स्कीम का, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिपीट भी हो जाते हैं कभी भी, और रिपीट हो भी जाए तो कोई बहुत ज्यादा खतरनाक ये वाला क्वेश्चन नहीं। लिखते हैं इसका आंसर, चलो भाई। आंसर in consonance with section in consonance with section 6 in consonance with section 6 of Foreign Contribution Regulation Act 2010, following persons are restricted, following persons are restricted following person are restricted from receiving foreign hospitality unless they obtain prior permission unless they obtain prior permission from Ministry of Home Affairs। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब गृह मंत्रालय, अमित शाह वाला। अब वो फॉलोइंग पर्सन कौन कौन से हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर,
एमपी और एमएलए। ऑफिस बियरर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। यहां पॉलिटिकल पार्टी नहीं लिखा है अपन ने, सिर्फ क्या लिखा है, ऑफिस बियरर्स। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी फॉरेन हॉस्पिटलिटी थोड़ी ले सकती है, इंसान ले सकते हैं, सिर्फ इंडिविजुअल्स होते हैं जो फॉरेन हॉस्पिटलिटी को रिसीव कर सकते हैं। इंडिविजुअल के अलावा कोई फॉरेन हॉस्पिटलिटी कैसे लेगा? खाना कैसे खाएगा कोई दूसरा? घूमेगा कैसे? एक कंपनी कैसे घूमेगी फ्री में? डायरेक्टर घूमेगा ना उसका, हाँ या ना? तो यहां पर हम इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर रहे हैं। पॉलिटिशियन लिखा तो सही, एमपी एमएलए लिखा, ये सांसद और विधायक हो गया, ये ऑफिस बेरर हो गया, जो भले ही अभी कुछ ना हो पर पॉलिटिकल पार्टी में एक्टिव है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल, भले ही अभी जीता ना हो पर फिर भी वो एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, तो वो उसमें कवर हो जाएगा, ऑफिस बेरर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तीसरा, जजेस। चौथा, अगर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगे तो, कि आप पहले सांसद थे और अब सांसद भले ही नहीं है पर पार्टी में फिर भी इन्वॉल्व है, तो फिर ऑफिस बेरर आपको मान लिया जाएगा। और फिर है या नहीं है, इसको डिफाइन करने का प्रोसीजर सेक्शन 5 में दिया हुआ है। अगर आप एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं होंगे फिर भी गवर्नमेंट को लगता है तो आपको सेक्शन 5 में नोटिफाई किया जा सकता है। गवर्नमेंट सर्वेंट, और पब्लिक सर्वेंट, और एम्प्लॉइज ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, anyone can receive, apart from this, anyone can receive foreign hospitality without any restriction. Foreign hospitality means any offer in full or part by any foreign source for travel, stay, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल ट्रीटमेंट। एक लाइन में ये भी बता दिया कि भाई फॉरेन हॉस्पिटलिटी का मतलब होता क्या है, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि ये नहीं आता हो अपने को, ये भी आता है। अकॉर्डिंगली, बस कंक्लूजन बचा है इस आंसर का। अकॉर्डिंगली क्या नाम था उसका? अमित। अकॉर्डिंगली Amit can receive accordingly Amit can receive medical treatment, ब्रैकेट में foreign hospitality from his friend John, ब्रैकेट में यूएस नेशनल,
without any restriction. Amit is not required to obtain any permission from MHA. ये जहां पर ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर लिखा है अपन ने, एक काम करो ब्रैकेट में लिख दो MHA, तो यहां पर हम क्या यूज कर पाएंगे, MHA. Amit is not required to obtain any permission from Ministry of Home Affairs because director of public company is not covered under restricted person category. Amit is not required to obtain any permission from MHA. क्यों? क्योंकि डायरेक्टर ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज नॉट कवर्ड अंडर रेस्ट्रिक्टेड पर्सन कैटेगरी. आखिरी में लाइन क्या पूछी उन्होंने, क्या वॉयलेट किया है उसने प्रोविजन? नो. हेंस, हाँ ये लो, हेंस Amit has not violated. Hence, Amit has not violated any provision of फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010. कोई वायलेशन कुछ नहीं है. बराबर बात या नहीं? वैसे ये क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं अभी, पर डिस्कस हमने इसको उसी दिन कर लिया था जब सेक्शन 6 कर रहे थे. तभी मैंने बताया था कि डायरेक्टर ऑफ पब्लिक कंपनी प्रोहिबिटेड में नहीं आता है. कॉपी लाए हो? जो नोट्स लिख रहे हैं वो लोग कॉपी लाए हैं कि आज लाए हैं? कॉपी में एक लाइन लिखेंगे हम लोग सेक्शन नंबर 6 के अंदर. लिख लिया यहां तक? लिखो यार, जल्दी लिखो. कवर्ड अंडर रेस्ट्रिक्टेड पर्सन कैटेगरी. इतनी पूरी हैंड राइटिंग तो नहीं मेरी यार. क्या नोट्स इस बार तो लिखोगे ना? अरे लिखो यार, ऐसे क्या कर रहे हो? क्या कुछ तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तुम्हारे अंदर. उल्टा होता है, उल्टा, कि जो अपन ने लिखा है वो याद होता है. कसम से क्या बोलता हूँ, डिफेक्टिव पीस है. लिख लिया यहां तक? लिख लिया? मॉनिटर आए? हाँ, इन लोगों को पता नहीं अभी. एक मॉनिटर अपॉइंट हो चुका है, आपको पता है या नहीं पता? तुम में से कोई नहीं है, स्टाफ में से अपॉइंट किया एक मॉनिटर, जो हर क्लास में जाकर के सिर्फ यही काम करता है कि जो होमवर्क दिया है, जो लिखने का बोला है वो लिखा है या नहीं. अदरवाइज 50 रुपए की पेनल्टी हम कलेक्ट भी नहीं करेंगे, वही कलेक्ट करेगा. ये जहां पर अपन ने, अरे कॉपी में सुनो इधर, कॉपी में जहां पर सेक्शन नंबर 6 लिखा है ना, यहीं पर एक बार लिख लो यार कोने पर, डायरेक्टर ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज नॉट प्रोहिबिटेड. क्या कभी क्वेश्चन रेफर नहीं भी किया तो जब सेक्शन 6 पढ़ोगे ना, उसी समय पर यह पॉइंट रिवाइज हाथों हाथ में हो जाएगा. लिखो यहां पर, डायरेक्टर ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी is not restricted या डायरेक्टर ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी is not covered here.
एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर को हमने यहां पर कवर नहीं किया। हाँ, हो गया। बोलो, लिख लिया ये? लिख लिया? ठीक। एक क्वेश्चन और बचा होगा मेरे हिसाब से बस, या शायद दो, अब जो भी है यही है। जून 25 हो गया, दिसंबर 24 हो गया, जून 24 हो गया, दिसंबर 23 हो गया। ये रहा, ये न्यू सिलेबस का दिसंबर 23 का क्वेश्चन। मैंने आपको बताया है दिसंबर 23 में दो एग्जाम हुए थे, एक सिलेबस 2017 का और एक सिलेबस 2022 का। तो जो हमने किया है वो 2017 का था, अब जो कर रहे हैं वो 2022 का है। दोनों ही रेलेवेंट है। अरे बात मत करो। देखो, जैसे ही न्यू स्कीम में जंप हुए, न्यू स्कीम में सारे क्वेश्चन कैसे चालू हो गए हैं? डायरेक्ट। इस चैप्टर से कैसे आ रहे हैं? डायरेक्ट। और अभी तक दिसंबर 25 तक भी उन्होंने फॉलो किया है कि दिसंबर 25 में भी सेक्शन 8 का डायरेक्ट क्वेश्चन ही आया था। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन कैसा आएगा? डायरेक्ट। नहीं भी आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने तो पूरा पढ़ा है, कुछ भी आ जाए। आंसर, एक्सप्लेन द प्रोविजन, explain the provision of section 5 of the foreign contribution regulation act 2010 relating to procedure to notify an organization of a political nature। कि सेक्शन 5 में क्या प्रोसीजर दिया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर पॉलिटिकल नेचर का डिक्लेयर करना हो तो सबसे पहले क्या होता है? गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करती है बेस्ड ऑन द ग्राउंड। और ग्राउंड कौन से होते हैं? एक्टिविटी, आइडियोलॉजी, एसोसिएशन, अगर आपके पॉलिटिकल पार्टी से मैच करते होंगे तो। सेकेंड नंबर पे बोला है कि कोई भी नोटिस इशू करने से, कोई भी ऑर्डर इशू करने से पहले गवर्नमेंट एक नोटिस इशू करेगी 30 डेज के अंदर अंदर सामने वाली पार्टी को रिस्पॉन्ड करने का, कि हम आपको सोच रहे हैं कि क्यों ना आपको पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर कर दिया जाए। 30 डेज में सामने वाली पार्टी रिस्पॉन्ड करती है, जो रिप्लाई आता है पार्टी का वो फॉरवर्ड कर दिया जाता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस रिस्पॉन्स को या रिप्रेजेंटेशन को इवेल्युएट करके गवर्नमेंट को अपना स्टांस बताती है, और बेस्ड ऑन दैट स्टांस गवर्नमेंट एक फाइनल ऑर्डर इशू करती है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन और दिस पर्सन इज डिक्लेयर्ड एज एन एंटिटी ऑफ अ पॉलिटिकल नेचर। और एक बार अगर पॉलिटिकल नेचर का डिक्लेयर कर दिया सेक्शन 5 में, तो ध्यान रखना है आप कहां कवर हो जाएंगे? सेक्शन नंबर 3 में। और सेक्शन 3 में एक बार कवर हो गए तो आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन कभी भी रिसीव नहीं कर पाएंगे। सेक्शन 3 मींस पर्सन हु आर प्रोहिबिटेड टू रिसीव द फॉरेन कंट्रीब्यूशन। हाँ या ना? चलो भाई, लिखते हैं इसका आंसर, प्रोसीजर प्रोसीजर टू नोटिफाई ऑर्गेनाइजेशन of a political nature, ब्रैकेट में सेक्शन नंबर 5, where central government where central government having regard to where central government having regard to activities of organization or ideologies or program or association of organization with
activities of any political party, central government may by notification declare such organization as entity of political nature. However, before making any order, central government before making any order, central government shall give organization a notice in writing informing grounds on which it proposes organization to be classified as ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। हालांकि कोई भी नोटिस इश्यू करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जिस ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर करना चाहती है उसे नोटिस देंगे कि इन ग्राउंड्स के बेसिस पर हम आपको क्या करना चाहते हैं, एंटिटी डिक्लेयर करना चाहते हैं ऑफ अ पॉलिटिकल नेचर। ऑर्गेनाइजेशन टू whom notice has been served shall respond to notice within period of 30 days। आपने नोटिस सर्व किया, सामने वाली पार्टी 30 दिनों में रिप्लाई देगी। अब जो रिप्लाई हमारे पास में आया है, अपॉन रिसीविंग द रिप्रेजेंटेशन का मतलब है रिप्लाई, अपॉन रिसीविंग द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट shall forward it to the competent authority। सेंट्रल गवर्नमेंट
after considering central government, after considering report from competent authority, passes a final order declaring organization of political nature. Every order under this section shall be passed within 120 days. However, CG may allow, central government may allow 60 more days in case sufficient cause is shown. अगर sufficient cause होगा तो और 60 दिन आपको दिए जा सकते हैं. हाँ या ना? बोलो बराबर बात है या नहीं? 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन. इतने लिखने पे कितने मिलेंगे? 4.5. 5 नहीं देते वो लोग. ठीक है, यहां तक की बात. कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? मेरे हिसाब से कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं बचा होगा. फिर भी एक बार क्वेश्चन बैंक में से देख लेते हैं. डन. 6 क्वेश्चन थे और 6 क्वेश्चन हम लोगों ने लिखे. क्वेश्चन बैंक अगर आपको दिखाऊं तो जून 25 का क्वेश्चन था, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया कि सर्टिफिकेट कब कैंसिल हो सकता है. दिसंबर 24 का क्वेश्चन था फॉरेन कंपनी मतलब क्या और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने की कंडीशन. फिर जून 24 का क्वेश्चन था कि एक पर्सन है जिसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना है तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब बताओ और कंडीशंस बताओ. हम लोगों ने लिख लिया. क्वेश्चन नंबर 4 दिसंबर 23 का एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर था जिसे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी तो उसके फ्रेंड ने मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया. क्या ये फॉरेन हॉस्पिटलिटी का प्रोविजन का वायलेशन है? आंसर इज नो, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड लिस्ट में कवर्ड नहीं होता. दिसंबर 23 का एक और क्वेश्चन, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 डिक्लेयरिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर. एंड क्वेश्चन नंबर 6 दिसंबर 25 का, जिसका सजेस्टेड आंसर अभी अवेलेबल है नहीं क्योंकि आंसर अभी इंस्टीट्यूट ने रिलीज नहीं किया है, पर हम लोगों ने लिख लिया है कि भाई ये कंपनी जो है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकती है पर एडमिन पर्पस में ज्यादा यूज नहीं कर सकती और स्पेकुलेटिव में तो 1% भी अलाउड नहीं. कोई कंफ्यूजन यहां तक? बोलो कोई कंफ्यूजन यहां तक? तो देखो, ये जो आंसर लिखने का कार्यक्रम आज हमने चालू किया है ये थ्रू आउट जितने 7 चैप्टर में आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगा सारे 7 चैप्टर में हमारा यही रहेगा. पिछली बार जैसे एसबीआई में हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करते थे और आंसर बाद में लिखते थे, इस बार वैसा कोई कामकाज नहीं होगा. क्लास खत्म होगी या तो उसी दिन या फिर किसी और मतलब अगले दिन नेक्स्ट डे 2 घंटे की क्लास में हम पूरे आंसर साथ में इसी तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे कि लिखेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन समझ में आता है. देखो, आंसर राइटिंग में एसबीआईएलएल में और यहां पर बहुत घातक अंतर देखने को मिलेगा आपको. एसबीआईएलएल जब हमने लिखा था या जब पढ़ा था उस समय पर तो कॉन्क्रीट मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है कि क्या लिखना है. सबका आंसर वेरी कर सकता है, सबका आंसर चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत. किसी ने एक फॉर्म लिखा, किसी ने एक फॉर्म नहीं लिखा, किसी ने लैंग्वेज क्या यूज करी, किसी ने लैंग्वेज क्या करी, चलता है. ईसीआईपीएल में ऐसा नहीं होगा. यहां पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और हार्ड कंटेंट सभी का अवेलेबल होगा. आप ऐसा कभी नहीं बोल पाएंगे कि कंटेंट नहीं है 5 मार्क्स का. हर जगह 5 मार्क्स का कंटेंट अवेलेबल होगा.
और लिखना भी वैसे ही है जैसा मैंने लिखा है। क्यों? क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं लॉ। SBILL में सिर्फ लॉ नाम, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इंडस्ट्री एंड लेबर लॉ, आखिरी में ही लॉ आता था, वो भी लेबर लॉ में। उसके अलावा लॉ थे ही नहीं, हम सिर्फ प्रोसीजर पढ़ते थे। यहां पर हमें लॉ पढ़ना है, और लॉ मतलब बेयर एक्ट में जैसा लिखा है वैसा का आंसर हमें आंसर लिखने की कोशिश करनी है। ठीक, तो क्वेश्चन पढ़ा, आंसर लिखा। एक पार्ट अभी आंसर्स में बचा है, वो है अंडरलाइन, कि एक आंसर में क्या क्या चीजें अंडरलाइन की जाएगी। तो सबसे पहले लिखो, अरे करो भाई, तुमको भी करना है। सबसे पहले करना है सेक्शन का नंबर, अगर आपको याद है तो। अंडरलाइन का मतलब या अंडरलाइन का पर्पस ये होता है कि एग्जामिनर अगर हमारा सिर्फ अंडरलाइन वाला पोर्शन भी पढ़े तो उसे क्लियर पूरी बात उतने में ही हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कॉपी चेक करता है उसके पास में इतना समय नहीं है कि वो पूरा का पूरा आंसर आपका सभी बच्चों का पढ़े। तो वो क्या देखेगा? सिर्फ काम काम की बातें। तो सबसे पहले लिखा सेक्शन नंबर 8, फिर हमने लिखा फॉरेन कंट्रीब्यूशन यूटिलाइज फॉर पर्पस इट इज रिसीव्ड, नॉट यूटिलाइज फॉर स्पेक्युलेटिव बिजनेस। कर लो, इतने को कर लो पहले, फिर आगे बढ़ता हूं। Not provide more than 20 to admin expense unless CG permission। ठीक है। Speculative business mean mutual fund। Accordingly, ABC cannot invest in speculative business, not utilize more than 20 to admin। इतना भी अगर कोई पढ़ेगा तो पूरा आंसर जो हमने लिखा है उसका मीनिंग निकल करके आ जाता है, और ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैंने आपको अभी के एग्जाम्स में भी बोला था और आप करके आए होंगे ऐसा मैं मान रहा हूं। इस आंसर का फोटो क्या, मैं PDF ही भेज दूंगा पूरी, बस समझने वाली बात तुम्हारी है। चल, ये क्वेश्चन 1 हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 2, कब लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है? तो सेक्शन नंबर 14, सेक्शन नंबर 14 गवर्न करता है कैंसिलेशन को। पहला, होल्डर मेड फॉल्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट, holder has made false or incorrect statement at registration। दूसरा, holder violated any provision, holder violated terms and condition, opinion of central government, public interest, necessary। holder not engaged in activity for 2 consecutive years। before cancelling, reasonable opportunity of being heard, जिसे OOBH opportunity of being heard के नाम से भी हम जानते हैं। Foreign company means company incorporated outside India, includes 2 clause 42, subsidiary, registered office और multinational company। बोलो, लिख लिया? मतलब अंडरलाइन कर लिया? फिर एलिजिबिलिटी कंडीशन, मस्ट हैव डेफिनेट प्रोग्राम, obtain registration or prior permission, not prohibited under section 3। person not prohibited under section 3। foreign contribution, donation, delivery, transfer, article, currency, security from foreign source India। पूरी डेफिनेशन ही छोटी सी और पूरी ही इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ खास बात सब जगह। कंडीशन वापस से सेम,
have definite program, either registration or prior permission, person not prohibited under section 3. ठीक है. Section 6, following person restricted foreign hospitality unless permission MHA, unless permission from MHA, MP, MLA, office bearer, judges, government servant or employee of government. Apart from this, anyone can receive foreign hospitality. Amit can receive medical treatment without restriction. Amit not required any permission because director of public limited company not covered. Amit has not violated any provision. And the last, section number 5, central government regard to activity of organization by notification declare organization as entity of political nature. Program ideology. Before order, notice in writing informing ground. Organization respond within 30 days. Upon receiving representation, forward to competent authority. CG after report passes final order. Every order pass under this section in 120 days. 60 days more. Sufficient cause. पर्पस यही है कि अंडरलाइन करने से क्या हो जाता है, चेकर के लिए थोड़ी सी चीजें आसान हो जाती है. हाँ या ना, बोलो बराबर बात. तो यहां पर हमारा FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट पूरी तरीके से खत्म होता है. पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया, लिख लिया, क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और क्वेश्चंस के आंसर्स भी दिसंबर 25 तक के एग्जाम तक के जितने क्वेश्चंस थे सारे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए. कल आप लोगों का इस चैप्टर का वीकली टेस्ट है आधे घंटे का. ठीक है, 5 क्वेश्चन शायद या 4 क्वेश्चन देखना पड़ेंगे मुझे कितने हैं, 4 या 5 जितने भी क्वेश्चन, आधे घंटे का टेस्ट. और कल हम स्टार्ट करेंगे हमारे कोर्स का सेकंड चैप्टर. आज मैं जल्दी छोड़ता हूं आप लोगों को. PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, PMLA 2002. ठीक है, तो आज आप लोगों का एक्सटेंडेड 20 मिनट का ब्रेक. अगली क्लास कितनी बजे से? 45 से थोड़ी होगी. अच्छा 15 मिनट का ही ब्रेक है क्या अभी? ओके ठीक है, फिर तो आपको आधे घंटे का ब्रेक अभी मिल गया और आधे घंटे का एक बाद में. ठीक, तो आधे घंटे का कब है? नहीं है, एक भी आधे घंटे का ब्रेक नहीं है पक्का? ठीक, अभी आज तो मिल गया. फिर मैं एक बार देखता हूँ लंच वंच लाते होंगे ना तुम लोग या नहीं लाते हो? आधे घंटे का एक ब्रेक तो बनता है, मैं करवाता हूँ, कहीं ना कहीं तो एडजस्ट हो जाएगा. चलो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें करते हैं कल. चलो भाई ऑनलाइन में भी बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिका, पर्व, तनिष्का, सार्थक आप लोगों का. बाकी की बातें कर रहे हैं हम लोग कल. बाय बाय.